दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं जनसंख्या पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा जनसंख्या का इतिहास और जनसंख्या पे भारत सरकार की क्या नीति है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जनसंख्या का क्या प्रभाव हो सकता है। प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग कि जनसंख्या है क्या। जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा अन्य सभी तत्व अवलोकित होते हैं। यदि किसी देश की जनसंख्या संसाधनों की अनुरूप होता है तो वहां के मानव विकास होता है, ठीक है, और रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। वहीं अगर किसी देश की जनसंख्या संसाधनों के अनुरूप नहीं होता है तो वहां मानव विकास अवरुद्ध हो जाता है और रहन सहन का स्तर वहां पे निम्न स्तर पर हो जाता है। अगर संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम होता है तो उसे जनाभाव की स्थिति कहते हैं, और वहीं संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होता है तो उसे हम जनाधिक्य या जनातिरेक की स्थिति कहते हैं, ठीक है। जैसे जनाधिक्य या जनातिरेक की स्थिति चाइना, भारत, बांग्लादेश इत्यादि देशों में देखा जाता है। यहाँ पे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है, यहाँ पे विकास ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो सकारात्मक प्रभाव हम लोग देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव में भी कई बिंदु में बांट रखा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनांकीय लाभांश। जनांकीय लाभांश यानी जनसंख्या का लाभांश हम कैसे उठा सकते हैं और इंडिया में जनसंख्यिकीय लाभांश कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि आश्रित जनसंख्या 5.5 प्लस 33% बराबर 38.5% यहाँ पे आश्रित जनसंख्या है। जो विश्व में सर्वाधिक संख्या युवाओं की या भारत में है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या श्रमशील जनसंख्या है, यानी युवाओं की जो काउंट होता है 15 से 64 वर्ष की आयु के, वही भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप एक डायग्राम से आप देख सकते हैं 0 से 14 वर्ग की आयु यहाँ भारत में 33% है। वहीं कार्यशील जनसंख्या 15 साल से 64 साल काउंट होता है। वहीं 61.5% कार्यशील जनसंख्या, देख रहे हो कार्यशील जनसंख्या ही सबसे अधिक है भारत में। वहीं 65 से अधिक उम्र वालों की जनसंख्या 5.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या है वो मानव शक्ति के रूप में भी हम फायदा उठा सकते हैं भारत में, और मानव शक्ति के रूप में ही यहाँ है। जिस तरह से अभी विश्व में जिस महामारी से गुजर रहा है, देख रहा हूं कि इस महामारी की स्थिति में सभी अपने अपने वतन को, अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मजदूर भी बहुत सारे पलायन जो कर गए थे अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं, अपने अपने घर लौटना चाह रहे हैं। तो यही जो जनसंख्या है जो बाहर देश में या बाहर राज्य में जो काम करने जा रहे हैं, अगर वही जनसंख्या को अच्छा संसाधन दे करके, अच्छा उद्योग लगा करके, या वही श्रम को अच्छा कुशल बना करके अगर श्रम शक्ति का उपयोग किया जाए तो भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। और जिस तरह से आज के वर्तमान समय में चाइना औद्योगिक में विश्व का नंबर 1 था, किंतु चाइना पर से लोगों के पूरे विश्व की विश्वास डगमगाने लगा है। अमेरिका जैसे 200 कंपनी अपने देश को कंपनी को बुला लिया है। वहीं यूरोपियन कंट्री का भी विश्वास चीन पर से खोता जा रहा है। तो भारत की ओर लोगों की वर्तमान में उत्सुक की ओर देख रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा कुशल श्रमिक भी मिल सकते हैं, यहाँ पे लैंड भी मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार की यहाँ पे सोच और एकल खिड़की को अपनाना पड़ेगा, ताकि जो भी विदेशी कंपनी है वो भारत में आकर करके अपना योगदान दे और यहाँ के श्रम शक्ति दूसरे कंट्री में नहीं जाए, ठीक है।
तो ये चीज श्रम बल का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या अभी भी भारत में ही है। और यही जो पलायन कर पलायन भी रुकेगा, भारत में रोजगार भी मिलेगा और यहाँ खुशहाली भी आएगी। इसलिए यहाँ पे जनाधिक्य के रूप में संभावना है। यहाँ पे जनांकीय लाभांश हम बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं और वर्तमान संदर्भ में तो और हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज यानी 12 तारीख को मोदी जी ने, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, देश के संबोधन में उन्होंने बोला भी है कि ठान ले तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। आज चाह भी है और राह भी है भारत में। तो आज चाह भी है और राह भी है, यानी पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहते हुए भी भारत कोरोना जैसे वायरस से निपट रहा है, तो लोगों की नजर पूरे भारत के ऊपर भी है। यहाँ साधन भी है, सामर्थ्य भी है, ठीक है, जो दुनिया में एक बेहतरीन तकनीक उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लेंगे, जनांकीय लाभांश हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुशल एवं अकुशल सस्ते श्रम भारत में उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार की कुशल और अकुशल श्रम 2025 तक विश्व को लगभग 5.6 करोड़, ठीक है, कुशल कामगारों की जरूरत होगी। विश्व का 5.6 करोड़, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका आदि देश आते हैं। तो एक कुशल कामगारों का जो आवश्यकता होगी, भारत इसको कुशल कर करके पूरे विश्व पे अपना कब्जा जमाए रख सकता है। ठीक है, भारत में एक बृहत बाजार है। बृहत साधनों के प्रयोग एवं उद्योगों के अलावा गैर कृषि क्षेत्र में बनी वस्तुओं के लिए भी बाजार उपलब्ध करवाता है भारत में देखिएगा एमएसएमई सेक्टर में भी विकास यहाँ पे अधिक संभावना है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र में भी विकास के लिए अधिक संभावना है। तो ये सब चीज भारत में प्लस पॉइंट हो सकता है। आप लोग देख रहे हैं कृषि में विकास कर करके ही हम लघु एवं कुटीर उद्योग को विकास कर सकते हैं। ठीक है, आज यानी 12 तारीख को मोदी सरकार ने, यानी वर्तमान देश के जो प्रधानमंत्री है, वो देश के संबोधन में घोषित किया है 20 लाख करोड़ पैकेज की। ठीक है, जो भारत के जीडीपी के 10% होता है। ये घोषणा इस महामारी के दौर में वर्तमान सरकार ने की है, जिससे पलायन रुकेगा। यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ के कृषि सेक्टर में बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत में क्या नहीं है, यहाँ पे कच्चे माल हैं, यहाँ पे कच्चे संसाधन हैं, जिससे उद्योग का विकास बहुत अच्छी से यहाँ पे हो सकता है। भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, यानी आत्मनिर्भर देश अभियान की शुरुआत करना है। ठीक है, तो ये चीज बनाना होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी हम जनांकीय लाभांश ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास कर करके ही यहाँ के जनसंख्या के हम लाभांश ले सकते हैं और यहाँ जनाधिक्य के रूप में इसको और लोगों खुशहाल नजर आ सकते हैं। क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योग में यहाँ पे आपका सस्ते श्रम है, सस्ते श्रम हो गए, यहाँ पे कच्चे माल हो गए। लघु एवं कुटीर उद्योग में आप देखिएगा, जैसे पापड़ उद्योग हो गया, आपका गांव क्षेत्र में चले जाइएगा कंबल उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, कृषि क्षेत्र में और अनेक पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, ये सब लघु एवं कुटीर उद्योगों में आते हैं। ये सबसे हम लोग फायदा ले सकते हैं, जनसंख्या का लाभांश के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, मोदी सरकार ने आज यानी 12 मई को घोषणा भी किया है कि 5 पिलर के रूप में 5 पिलर वर्तमान सरकार ने बतलाया। पहला इकोनॉमी, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होगा सिस्टम जैसे
21वीं सदी के सपनों को सरकार करने वाला होना चाहिए, यानी सिस्टम ऐसा बनाना है कि 21वीं सदी का जो भी सपना है वो साकार हो सके। चौथा हो गया डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में ही हो गया ऊर्जा का स्रोत, डेमोग्राफी को ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, तभी भारत विकास कर सकेगा और एक विकसित रूप में खड़ा हो सकेगा पूरे विश्व में। ठीक है। पांचवा डिमांड, तो डेमोग्राफी को हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखेंगे तो डिमांड स्वाभाविक है, डिमांड और डेमोक्रेसी में एक चेन के रूप में सप्लाई पूरा होगा। ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए लघु एवं कुटीर उद्योग को, एक बृहद उद्योगों का विस्तार यहाँ पे हो सकता है। बृहद उद्योगों का विस्तार वर्तमान में देखोगे चाइना पर से विश्व का जिस तरह से विश्वास डगमगाया है तो पूरे विश्व भारत की तरफ देखेगा, और अगर भारत की तरफ देख रहा है तो यहाँ की सरकार थोड़ा सा जागरूक हो जाएगी, तो यहाँ पे उद्योगों का विस्तार होगा। उद्योग के विस्तार होने के फलस्वरूप क्या होगा, पलायन यहाँ के रुकेगी, यहाँ के जनता खुशहाल हो जाएगी, यहाँ जनाधिक का लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे, जिसके कारण होगा कि जिंदगी खुशहाल होगी तो ऑटोमेटिक होगा कि भारत विकास की पथ पर चल पड़ेगा। ठीक है। यहाँ बिजनेस को प्रोत्साहित करने की बात कहा गया है, निवेश को आकर्षित करने की बात कहा गया है। यहाँ पे कि क्या है कि मेक इन इंडिया, जैसे जो भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो गया, ये सब और सशक्त बनाने की जरूरत है। ठीक है। ये तीन मुख्य फोकस के रूप में सरकार देख रही है, बिजनेस को प्रोत्साहित करना, निवेश को आकर्षित करना और मेक इन इंडिया की को सशक्त बनाना। तो ये है, जैसे एक बार सरकार ने खादी और हैंडलूम पे जोर भी दिया था, जो खादी और हैंडलूम एक अपने आप में बिक्री का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो बस सरकार की घोषणा की देरी है और सरकार की जागरूकता की देरी है और लोगों की जागरूकता की देरी है, अपने आप रिकॉर्ड, एक जनसंख्या का रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा और अपने आप भारत विकास की गति पे चल पड़ेगी। ठीक है। जिस तरह से खादी की घोषणा पर खादी की बिक्री रिकॉर्ड कायम की, उसी तरह जो भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, यही अगर ढंग से इंप्लीमेंट हो तो भारत जिस तरह से विकास करेगा, पूरा दुनिया भारत को देखते रह जाएगा और दुनिया की नजर भारत की ओर रहेगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या के क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जनसंख्या अधिक जनसंख्या रहना चुनौती भी है, एक चुनौती को स्वीकार करना भी पड़ेगा। जैसे खाद्यान्न की समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे विश्व में जनघनत्व देखिएगा तो 96 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है विश्व में जनघनत्व। ठीक है। भारत में जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही बिहार का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे जनघनत्व का वितरण 96 व्यक्ति विश्व में है, भारत में 382, वही बिहार में 1106। तो स्वाभाविक चीज है कि खाद्यान्न की समस्या यहाँ पे उत्पन्न होगी ही होगी। ठीक है। तो ये चीज माइनस पॉइंट है। विश्व में कृषि भूमि की उपलब्धता 2.1 हेक्टेयर है। ठीक है। वही भारत में 0.1 हेक्टेयर है, बिहार में 0.9 हेक्टेयर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कृषि भूमि की भी उपलब्धता भारत में बहुत कम है। विश्व में जहां 2.1 है, भारत में 0.1 है, बिहार में 0.1 है। वहीं जनघनत्व आपका बहुत ज्यादा है। अगर हम भूमि की उपलब्धता के हिसाब से देखें तो जनघनत्व बहुत अधिक है और इसको खिलाना भी मुश्किल है। तो जब तक हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नए कुशल श्रमिक या कुशल श्रमिक नहीं लाएंगे, नए हम लोग रोजगार के अवसर सृजन नहीं करेंगे, नए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज करेंगे, तो ये चीज हम लोग को माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए ये नकारात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कृषि भूमि पर यहाँ पे दबाव बहुत अधिक है।
कृषि भूमि पर दबाव आप देख रहे होंगे कि भारत के लगभग 54% भूमि कृषि पे आश्रित है या कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 54% लोग यहाँ के 54% लोग कृषि या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं भारत के। वहीं बिहार के लगभग 84% लोग कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत का जहां 54% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, वहीं बिहार के लगभग 84% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और देख रहे होंगे आप लोग जो भूमि की उपलब्धता भारत में 0.1 हेक्टेयर है, वहीं बिहार में 0.9 है। तो भूमि क्षेत्र पर भी दबाव बहुत अधिक है। कम भूमि में अधिक लोगों को खिलाना एक असंभव सा कार्य लगता है। तो असंभव सा कार्य लगने के चलते यहाँ पे है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ खिलाना संभव है और तरह तरह के रोजगार भी विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, बचत की समस्या है। अगर जनसंख्या अधिक होगी तो स्वाभाविक चीज है कि एक फैमिली में 10 लोगों को खिलाना मुश्किल काम है, वहीं बचत भी कम होता है। अगर बचत कम है तो विकास अवरुद्ध होगा, विकास आगे की विकास के लिए लोग नहीं सोच पाते हैं। तो ये चीज हो गया। राष्ट्रीय आय में कमी, जनसंख्या अधिक होने से राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी। ठीक है, बेरोजगारी की यहाँ पे समस्या होगी। जनसंख्या अधिक होगा, बेरोजगारी की यहाँ पे कमी होगी। बेरोजगारी सितंबर से दिसंबर 2019 के डाटा अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की रेशियो 7.5%, जो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कुशल जो भी एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड, उनमें बेरोजगारी दर भारत में अधिक है। तो इस चीज को भी भारत को फायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह की अभी महामारी, विश्व महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी की समस्या से और जूझना पड़ेगा। तो जितने भी लघु उद्योग हैं और रोजगार है, रोजगार को भी सृजन करना होगा। आश्रितों की संख्या में वृद्धि, आश्रितों की संख्या में वृद्धि यहाँ पे होगी। जैसे जैसे देख रहे होंगे आश्रितों की संख्या, आश्रित की संख्या 38.5% भारत में है। तो ये आश्रितों की संख्या में वृद्धि यहाँ पे होगी। पर्यावरणीय समस्या होगा। ठीक है, पर्यावरणीय जनसंख्या के वृद्धि के कारण पर्यावरणीय समस्या। 10 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में भारत के 7 शहर हैं, जिसमें बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। पर्यावरणीय समस्या से भी अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पे सभी संसाधनों का दोहन होगा। जनसंख्या अधिक रहने से जनसंख्या का क्षेत्र का विस्तार लोग होगा, जंगलों का कटाई होगा, जंगलों का लोग भरपूर दोहन करेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि पर्यावरणीय समस्या होगा, लोगों की भौतिक सुख सुविधा बढ़ेगी और जनसंख्या इसके कारण होगा कि पर्यावरणीय असुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय समस्या के रूप में भी देखा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में बाधक है जनसंख्या। देख रहे 2011 की जनगणना के अनुसार 27% जनसंख्या है वो निरक्षर है। ठीक है, 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहीं 53% लोग जन्म के समय कम वजन के हैं। तो ये आर्थिक क्षेत्र में भी जनसंख्या बाधक है। तो जब तक जनसंख्या के हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हम लोग देख लिए, कैसे सकारात्मक प्रभाव भी हम लोग जनसंख्या का उठा सकते हैं और कैसे नकारात्मक प्रभाव, यानी कैसे जनसंख्या चुनौती है और कैसे हम चुनौती को दूर भी कर सकते हैं या कैसे संभावना भी हम जनसंख्या को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जनसंख्या के रिलेटेड देख लिए। फिर मैं बोल रहा हूं, ठान ले तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, आज चाह भी है और राह भी। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये जनसंख्या यहाँ पे प्लस पॉइंट के रूप में है। जनसंख्या के हम लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जो आर्थिक पैकेज की भी घोषणा हुई है वो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और उद्योगों के विकास पे अधिक जोर दिया जाएगा। मध्यम वर्ग और उद्योगों का विकास होगा तो अपने आप जनसंख्या का फायदा होगा और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में अग्रसर होगा। मेन यहाँ पे एमएसएमई या लघु और कुटीर उद्योगों का ही विकास
है। अगर लघु और कुटीर उद्योग को ढंग से विकास हो जाए तो जनसंख्या अधिक, जो भी पलायन है पलायन यहाँ का रुकेगा, लोग अपने घरों में, लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने घर को छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहता है, और घर में रोजगार मिलेगा तो वही लोग खुशहाल रहेंगे और खुशहाली से जिएंगे। तो ये जनसंख्या के हम लोग प्रभाव देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी जरूरत विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो से सभी विद्यार्थियों को फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।